हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो नई क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था, अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को, उसकी वर्किंग को मैनेज करने को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। देन हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वर्किंग हो सकते हैं, क्या क्या काम हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप देखा था। कोई भी काम करने को सबसे पहला स्टेप कौन सा रहता है आपका? क्या करते हैं सबसे पहले? प्लानिंग करते हैं मैम। हम क्या करते हैं? हम प्लानिंग क्या करते हैं हम? कौन सा स्टेप रहता है हमारा? प्लानिंग का। जैसे हम अपने सब्जेक्ट में क्या कह रहे हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग। और यही है आपकी सेकंड यूनिट, ऑपरेशनल प्लानिंग। फर्स्ट की आपकी इंट्रोडक्शन जो हमने कर ली फर्स्ट 2 क्लासेस में, देन आपकी सेकंड यूनिट थी ऑपरेशनल प्लानिंग, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑपरेशनल प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या क्या हो सकती है? प्लानिंग हो सकती है मैम, हम अपनी फ्यूचर की डिमांड को प्लान करें कि हमारी डिमांड क्या रहेगी। हम प्लान करेंगे कि हमें कितना रॉ मटेरियल लेके आना है। हम प्लान करेंगे कि हमें अपनी कैपेसिटी कैसे प्लान करनी है, हम वो देखेंगे। मतलब कि हमें कितने वर्कर्स लाने हैं, कितना मेरे को मशीन्स रखनी है, फैसिलिटी लेआउट हम प्लान करेंगे। मतलब मेरी मशीन कहाँ कहाँ पे रहेंगी, मेरी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे रहेगी, ये सब चीजें हमें प्लान करनी है। ये सब आएगा आपका प्लानिंग में। फर्स्ट स्टेप क्या है प्लानिंग में? मतलब सबसे पहला प्लानिंग का क्या है हमारा? डिमांड फोरकास्टिंग, जो हमने स्टार्ट किया था, है ना। डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था ना हमने। तो प्लानिंग में हमने फर्स्ट टॉपिक देखा, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, जिसमें डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब समझने के लिए हमने पहले डिमांड का मतलब समझा, देन फोरकास्टिंग का मतलब समझा। डिमांड में 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए। कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए? जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज करो। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट। मतलब आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए किसी चीज की। देन अगर आपको जरूरत है उस चीज की, तो आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस चीज को लेने की, उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक्वायर करने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, दैट इज डिजायर। देन अगर आपके पास डिजायर है तो आपकी औकात भी होनी चाहिए पे करने की, है ना। दैट इज एबिलिटी टू पे। आपके पास पैसा होना चाहिए जो आप पे करके सामान लेके आओगे। कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। कंजूस मक्खी चूस नहीं होने चाहिए आप। मतलब आप विलिंगनेस, आपके अंदर विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। मतलब आपका मन होना चाहिए वो पैसा खर्चने का उस सामान को लेने के लिए, तभी हम उसे डिमांड करेंगे। क्या क्या चीज होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट, पहले जरूरत होगी तो ही आप चीज खरीदोगे। अच्छा ठीक है मैम, जरूरत तो है बट मेरा ना चीज खरीदने का मन नहीं है, मतलब डिजायर नहीं है, तो क्या आप उस चीज को खरीदने जाओगे? नहीं जाओगे उस चीज को खरीदने। जब चीज को खरीदने नहीं जाओगे तो वो डिमांड कैसे बनेगी? ठीक है, तो डिजायर भी होनी चाहिए। ठीक है मैम, मेरे को जरूरत भी है, मेरा मन भी है, पर मेरी औकात ही नहीं है। जैसे मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको फर्स्ट क्लास में, एक भिखारी था। उसकी डिजायर थी कि मुझे बीएमडब्ल्यू कार चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट थी मेरे को घर चाहिए, मेरे उसकी डिजायर भी थी मेरे को घर चाहिए, बट उसके पास पैसा नहीं था वो घर खरीदने के लिए। तो क्या वो डिमांड बनेगी? क्या कंपनी वाला आके कहेगा कि हाँ ये बंदा, ये भिखारी मेरी बीएमडब्ल्यू कार लेना चाहता है, इसे जरूरत भी है इस कार की, बट इसके पास पैसा नहीं है, चलो मैं इसे डिमांड मान लेता हूँ, ये मेरी एक कार की सेल होगी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो क्या थर्ड पॉइंट होना चाहिए? क्या कंपोनेंट होना चाहिए? एबिलिटी टू पे होना चाहिए। देन आपका दिल भी खुला होना चाहिए पैसा खर्चने के लिए। तभी अगर ये 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तभी आप किसी चीज को डिमांड कह सकते हो, वरना नहीं कह सकते। देन हमने समझा था फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है। अब फोरकास्टिंग का मैंने आपको एक वर्ड हाईलाइट करवाया था। फोरकास्टिंग मीन्स मेकिंग एजुकेटेड गेसेस। मतलब कि एजुकेटेड गेस, समझाया था मैंने आपको कल वाली क्लास में। एक होता है तुक्का मारना और एक होता है एजुकेटेड गेस लगाना। किस बारे में गेस लगाना मैम? फ्यूचर इवेंट्स के बारे में गेस लगाना। ठीक है। अब जैसे अगर मैं तुक्का मार के बोल दूं कि कल बारिश होगी, आज इतनी धूप चढ़ी है, फिर तो ना अक्सर ऐसा होता है जब धूप चढ़ती है ना तो बारिश होती है, तो ये क्या मैं तुक्का मार रही हूँ? मैं भी हवा में बोल रही हूँ कल बारिश होगी। बट जो वेदर फोरकास्टिंग होता है वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स मेथड पता नहीं क्या क्या यूज करके, इतना सारा उनके पास डेटा होता है। उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि हाँ 80% चांस है बारिश होगी, इतने परसेंट चांस है धूप चढ़ेगी, इतने परसेंट चांस है क्लाउडी रहेगा। वो प्रॉपर एनालिसिस करके करते हैं, वो एजुकेटेड गेस देते हैं, मेरी तरह तुक्का नहीं मारते कि कल बारिश हो जाएगी। तो अगर आप एजुकेटेड गेस कर रहे हो ना, उसे हम कहेंगे फोरकास्ट। तुक्का मारने को हम फोरकास्ट नहीं कहते हैं। एजुकेटेड गेसेस अबाउट द
फ्यूचर इवेंट। तो जब आप डिमांड का एजुकेटेड गेस लगाते हो, मतलब फ्यूचर में मेरी क्या डिमांड रहेगी, पता नहीं मार रहे हो, एजुकेटेड गेस कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं, जो हमने डिटेल में समझा था अपने लास्ट क्लास में। देन हमने देखा था, मैम समझ तो आ गया कि डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। अब हमें ये तो बताओ कि डिमांड फोरकास्टिंग हमें करनी क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था व्हाई वी नीड टू फोरकास्ट द डिमांड। हमें डिमांड फोरकास्टिंग करनी क्यों है, इसे हम ये भी कह सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कुछ भी करके क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो हमें डिमांड फोरकास्टिंग क्यों करनी है, हमने इसके बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि हमें पता चल जाएगा इन्वेंटरी कितनी लेके आनी है, हमें पता चल जाएगा हमें फंड कितने रेज करने हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है ताकि हमारे पास ओवर स्टॉक ना रह जाए, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा हमें, हमने सारे पॉइंट्स डिटेल में समझे थे। देन उसके बाद हमें ये तो पता चल गया कि डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग करनी क्यों है। अब मैम आपने हमें बोला कि ये जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है ना, मतलब एजुकेटेड गेस होते हैं ना, ये किसी डेटा के बेस पे बनते हैं। तो ये डेटा कहाँ से आता है, तो हमने पढ़ा था व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए जो हमें डेटा चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, जिसमें हमने दो चीजें देखी थी, एक तो आपके पास होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, और एक आपके पास होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे मार्केट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट ओपिनियन, है ना, और हमने पढ़ा था अपना सेल्स फोर्स से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स एक हमने पढ़ा था। ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे इसमें, स्ट्रक्चर्ड डेटा में और अनस्ट्रक्चर्ड में हमने पढ़ा था अपना सोशल मीडिया के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी डिमांड क्या हो सकती है, इमेजेस के थ्रू मिलती है, वीडियोस के थ्रू मिलती है, ये सब हमने सोर्सेस पढ़े थे इंफॉर्मेशन के अपनी लास्ट क्लास में। देन हमने देखा था व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग। अब हमें ये भी तो बता दो कि फोरकास्टिंग हमें करनी क्यों है, सॉरी, हमें ये भी तो बता दो कि फोरकास्टिंग करनी कैसे है, क्या प्रोसेस रहेगा फोरकास्टिंग करने का। तो क्या प्रोसेस था, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटरमाइन, इसे बेटा स्किप नहीं करना है इस पार्ट को, ये नहीं है कि आप आगे आगे स्किप करते जाओगे, रिवीजन हो रही है कि आपकी साथ साथ में, जितना रिवाइज करोगे ना पीछे को उतना ही नहीं भूलेगा वो, आप लिंक बना पाओगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये आज की क्लास में मैम क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से आ गया, पीछे वाला अगर कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, तो सब फर्स्ट प्रोसेस क्या था आपका, डेटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्टिंग। मतलब कि आप फोरकास्टिंग क्यों कर रहे हो, क्यों करना है आपको फोरकास्टिंग, किस चीज का करना है आपको फोरकास्टिंग। इन दो क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने थे, कौन से दो क्वेश्चन के आंसर देने थे, व्हाट टू फोरकास्ट और व्हाई टू फोरकास्ट। इन चीजों के आंसर दे दोगे, देन आपको पता चल जाएगा कि आपका फोरकास्टिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था इसमें, सिलेक्ट द पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग। आपका पीरियड क्या है फोरकास्टिंग का, मतलब कितने पीरियड हमने देखे थे फोरकास्टिंग के, तीन पीरियड देखे थे मैम हमने, एक तो था आपका लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज। तीन पीरियड होते हैं आपके। लॉन्ग रेंज का क्या टाइम पीरियड था, 5 years। मीडियम रेंज का क्या टाइम पीरियड था, 1 to 2 years। एंड शॉर्ट रेंज का क्या टाइम पीरियड था, 6 to 8 months। अब ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है क्या टाइम पीरियड रहता है। अभी हमने देखा था कि ये मॉड्यूल ने तो अलग ही गेम खेला हुआ है,
अपने ही मॉड्यूल में पहले उसने ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि शॉर्ट रेंज का पीरियड रहेगा 3 to 4 मंथ्स का, देन मीडियम रेंज का 6 to 8 मंथ्स का रहेगा, एंड लॉन्ग रेंज का 1 ईयर का रहेगा। और फिर नीचे जब उसे एक्सप्लेन किया ना, तो उन्होंने पैराग्राफ, जब ऊपर शॉर्ट में पैराग्राफ लिख दिया तो ये पीरियड लिख दिया, बट जब उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया तो ये वाले पीरियड लिख दिए हैं। तो मैम हमें कौन से करने हैं पेपर में, हम कौन से लिख के आएंगे? तो आप पेपर में ये वाले नहीं लिखोगे, क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने एमपीपी एमक्यूपी या फिर जब अपने सजेस्टेड आंसर्स निकाले हैं तब उन्होंने बताया है ये वाला है आपका सही वाला, ठीक है, ये वाला हमें कंसीडर नहीं करना है। तो लॉन्ग रेंज का क्या पीरियड है? 5 इयर्स का। मीडियम रेंज का क्या पीरियड है? 1 to 2 इयर्स का। शॉर्ट रेंज का क्या पीरियड है? 6 to 8 मंथ्स का। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? प्रोसेस पढ़ रहे थे। प्रोसेस में फर्स्ट है हमें डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव फोरकास्टिंग करने का। देन सेकंड प्रोसेस इज हमें पीरियड सिलेक्ट करना है, जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो कौन से पीरियड के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज के लिए कर रहे हैं, मीडियम रेंज के लिए कर रहे हैं, या शॉर्ट रेंज के लिए कर रहे हैं। इसमें डिटेल में हमने पूरी डिस्कशन की थी क्लास में, लास्ट क्लास में। तो ये हमें पीरियड सिलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारे पास, सिलेक्ट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। मतलब अब आप फोरकास्टिंग करोगे तो फोरकास्टिंग किसी ना किसी मेथड से होती होगी ना कुछ मेथड यूज होता होगा, कुछ भी करने का कुछ मेथड यूज होता है ना, जो कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग को। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या था हमारे पास? सिलेक्ट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको कौन से सोर्स से डेटा आपको कलेक्ट करना, आपको वो सिलेक्ट करना है, फिर आपको वो डेटा को कलेक्ट भी करके रखना है, ये सब आपको देखना है। जिसमें ऊपर ही हमने देख लिया स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज, ऊपर ही हमने समझ लिए थे। एंड द लास्ट स्टेप इज मेक द फोरकास्ट। अब आपको मेथड पता है कि कौन सा मेथड यूज करना है, आपके पास डेटा भी आ गया है, तो अभी फोरकास्ट कर डालो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड फोरकास्टिंग का थ्योरी पोर्शन भी खत्म हो जाता है। जितना भी थ्योरी पोर्शन था डिमांड फोरकास्टिंग का, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हमने उसे पढ़ लिया है और क्लास में साथ साथ में ही लर्न भी कर लिया है। वैसे तो इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें से ज्यादा प्रैक्टिकली पूछते हैं। वो आप अपना प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, इसमें से उन्होंने प्रैक्टिकली पूछा हुआ है, तो आएगा भी इसमें से प्रैक्टिकल। बट हम एक्सेप्शनल केस लेके चलेंगे, बाई चांस अगर थ्योरी आ गई तो हमें वो थ्योरी बनानी आनी चाहिए ना। तो मैंने इसको आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इन्हें समझाया है लास्ट क्लास में, वहां से अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप अपनी लास्ट क्लास देख सकते हो और ये समझ आ जाएगा आपको। अगर आपने वो वीडियो देखी ना फिर आज की वीडियो समझ आएगी। अगर आपको बच्चा मतलब ही नहीं पता इन चीजों का तो आप कैसे नेक्स्ट वीडियो समझ सकते हो? थ्योरी जो है वेस्टेज पार्ट नहीं है, थ्योरी प्रैक्टिकल को करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमें थ्योरी ही कंसेप्ट एक्सप्लेन करके देती है। ठीक है, तो ज्ञान की बातें तो हो गई। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने 12 मिनट में अपनी लास्ट क्लास रिवाइज कर ली है और थोड़ा बहुत ज्ञान भी ले लिया। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के मेथड्स क्या हैं हमारे पास? दो तरह के मेथड्स होते हैं फोरकास्टिंग के। सबसे पहला क्वालिटेटिव मेथड्स and the second one is quantitative methods। क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब जिसमें आप स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करते हो, मतलब आपके पास डेटा है उसके ऊपर आप फॉर्मूलाज लगाते हो, मैथ्स लगाते हो, जितना भी स्टैट्स की नॉलेज है वो लगाते हो और अपना रिजल्ट निकालते हो। और क्वालिटेटिव डेटा जो होता है, जो हम ऊपर पढ़ के आए ना स्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्सेज में, वही होते हैं आपके क्वालिटेटिव डेटा में भी आते हैं। फर्स्ट वन इज, इसमें जो हम सारा ऊपर पढ़ के है ना वही है, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और यूजर्स एक्सपेक्टेशन मेथड। अब ये देखो, इसे ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, जो बायर का इंटेंशन है, बायर मतलब जो सामान खरीदेगा है ना, जो बायर का इंटेंशन है उसका सर्वे करो। और यूजर्स एक्सपेक्टेशन मेथड मतलब कि जो बायर है हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है उसे एनालाइज करो, देन आप प्रोडक्ट बनाओ। अब बायर मेरे से चाह रहा है कि मैं ऐसी क्लासेस, आप बायर हो ना, आप लोग मेरे से चाह रहे हो कि मैं ऐसी क्लासेस बनाऊं जिसमें आपको कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, आपको जो थ्योरी है उसमें जो कहीं कहीं पे मैथ आ रहा है, अटका रहा है आपको, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊं।
थ्योरी अच्छे से समझाऊं मैं आपको, ताकि आपको थ्योरी लर्न ना कर पड़े। तो ये बायर की एक्सपेक्टेशंस है सेलर से, ये बायर की एक्सपेक्टेशन है। तो सेलर को बायर्स के एक्सपेक्टेशन को एनालाइज करना है, उसका सर्वे करना है। मैं आपसे आके पूछूंगी कि आपको क्या चाहिए क्लासेस में, देन वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो जब आप बायर की एक्सपेक्टेशन का सर्वे करते हो ना, देन वो भी एक मेथड आपका डिमांड फोरकास्ट करने का। जब मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन का सर्वे किया, देन मुझे पता चला कि हाँ मैंने ये चीजें प्रोवाइड करवा सकती हूँ। एक पर्सन जो मेरे से बाहर है ये चीजें मांग रहा है, जब उसे ये सब चीजें मिल जाएंगी तो वो प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा। मेरी डिमांड फोरकास्ट हो सकती है ना। तो फर्स्ट मेथड इज सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और यूजर्स एक्सपेक्टेशन मेथड। सेकेंड वन इज कलेक्टिव ओपिनियन और सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। ये वही वाला मेथड है जो आपका सेल्स फोर्स है ना, उससे जाके आप अपना डेटा कलेक्ट करके आओ। सेल्स फोर्स से जाके पूछो कि मैं ये जो क्लासेस दे रही हूँ ना, मैंने सेल्स टीम बिठाई हुई है, मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, वो क्लास सेल करते हैं। उन्हें पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए। आपका और मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता, आपको जो क्लासेस में फीचर्स चाहिए वो उन्हें पता है। आपको जो क्लासेस देने के लिए अवेलेबिलिटी है, मतलब कि क्लास चलती है तो बीच में हैंग हो जाती है समटाइम्स, या फिर सोचो कि क्लास चलती है तो वो ऐप पे चलती नहीं है, वो सब चीजें उन्हें पता है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता है। मैं उनसे जाके पूछूंगी, उन्हें ये भी पता है कि मेरी कितनी सेल हो रही है कितनी नहीं सेल हो रही है। तो मैं उनसे जाके पूछूंगी कि मेरी अभी तक की सेल्स कितनी हुई है, क्यों मेरी सेल्स इतनी कम है या क्यों मेरी सेल्स इतनी ज्यादा है। देन मैं उसे एनालाइज करूंगी और उसके बेस पे अपनी डिमांड फोरकास्ट करूंगी। सेकेंड मेथड इज कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ सेल्स फोर्स। ठीक है। थर्ड मेथड आपके पास ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट और एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सेल्स के टॉप लेवल पर्सन होते हैं ना, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सॉरी सेल्स के यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप लेवल पर्सन होते हैं, वो बैठ के पूरा एनालिसिस करते हैं। आप उनसे जाके पूछते हो, मतलब मैं बैठी हूँ, मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ, मैं डिमांड फोरकास्ट करने के लिए बैठी हूँ। तो मैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल पर्सन के पास जाके पूछूंगी, जो उनका ग्रुप है, ग्रुप एग्जीक्यूटिव है जो, उनके पास जाके मैं पूछूंगी कि क्या सेल्स की एक्सपेक्टेशन है आपको इस बार से। मतलब मैं पूरा डेटा उनसे कलेक्ट करूंगी कि ये जो कस्टमर है उसे हमसे ये चाहिए, हम ये चीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम ये चीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसलिए कस्टमर ज्यादा आ रहा है। पूरा डेटा मैं उनके पास से लेके आ जाऊंगी, देन उस डेटा को एनालाइज करूंगी और अपना जो रिजल्ट है वो बना दूंगी, डिमांड फोरकास्ट कर लूंगी। तो थर्ड मेथड आपके पास क्या है कि आप ग्रुप एग्जेक्टिव के पास जाके डेटा उठा के लेके आ सकते हो। ठीक है। फोर्थ मेथड इज एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। अब आपको दिखेंगे कि उन्होंने ना स्पेसिफिकली अपनी कंपनी डाली होती है आपको ये एडवाइजरी सर्विसेज देने के लिए। आपको ये वाली ऑपरेशनल मैनेजर जो काम कर रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह, ये वाली सर्विसेज देने के लिए वो बैठे हैं ये सब काम करने के लिए, उनकी एक्सपर्टीज है इन सब चीजों में। वो पूरा आपका डेटा एनालाइज करेंगे, पूरा देखेंगे आपका मार्केट में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद आपको वो डिमांड फोरकास्ट करके देंगे। तो आपके पास फोर्थ मेथड क्या है डिमांड फोरकास्टिंग का, कि एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लो, डायरेक्ट उनसे जाओ और सारा डेटा देके आप पता कर लो कि कितनी डिमांड फोरकास्टिंग होगी। ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एग्जीक्यूटिव जजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पर्सन होते हैं ना, वो ही आपको बताते हैं। बट एक्सपर्ट ओपिनियन में जो आउटसाइडर्स होते हैं आप उनका ओपिनियन लेके आते हो। एंड फिफ्थ वन इज मार्केट टेस्ट मेथड। एज द नेम सजेस्ट, मार्केट टेस्ट मतलब क्या, कि आप अपना प्रोडक्ट सैंपल बेसिस पे बाहर निकाल देते हो। जैसे ऐसा करते हैं कि मैं क्लास बना रही हूँ ये ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, पहले मैंने सैंपल बेसिस पे 10 डेमोज दे दिए बच्चों को, 10 डेमो उन्होंने देखे। देन उसके बाद मुझे पता चलेगा, 10 क्लासेस ऐसे डेमो देखी, उन्होंने कमेंट लिखे, मुझे पता चलेगा कि मेरे से कहाँ पे कमी हो रही है, बच्चों को क्या चीज और एक्स्ट्रा चाहिए या फिर क्या चीज मुझे नहीं करनी चाहिए। देन मैं वो सब चीजें एनालाइज करूंगी और मैं एनालाइज कर पाऊंगी कि मेरी इन फ्यूचर क्या डिमांड रहेगी। तो लास्ट मेथड क्या है आपका, मार्केट
टेस्ट मेथड, सैंपल बेसिस पे आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में निकालते हो कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ बायर्स के पास, वहां से आप अपनी जो डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड्स के। क्या पढ़ रहे थे हम? मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग की। जो फोरकास्टिंग है, डिमांड फोरकास्टिंग है, वो कौन कौन से मेथड से हो सकती है? दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव मेथड एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में हमने 5 मेथड्स पढ़े। सबसे पहले सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, सेकंड वन इज कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ सेल्स फोर्स, थर्ड वन इज ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट, फोर्थ वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन एंड फिफ्थ वन इज मार्केट टेस्ट मेथड। ये 5 मेथड रहते हैं आपके पास क्वालिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग में। अब यहाँ पे टोटली थ्योरी खत्म। अब हमारा मेन पोर्शन दैट इज प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। अब हमने ये तो देख लिया कि क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या है। इसमें हमें कोई मैथ्स नहीं करना, कुछ नहीं उठाना, सिर्फ डेटा बना बनाया हमें मिल जाता था और हमें उठा लेना होता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या होता है, हमें रॉ डेटा मिलता है, उसके ऊपर हमें सारे अपने टूल्स एंड टेक्निक्स लगानी है और रिजल्ट निकाल के लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेरे साथ साथ लिखना है, कॉपी पेन पकड़ लो तभी समझ आएगा, वरना आपको लगेगा मैम आप क्या ही मैथ्स पढ़ाने लगे हो। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, ये क्या हो गया, कैजुअल या रिग्रेशन एनालिसिस and second one is time series analysis। ठीक है मैम, ये क्या भारे भारे नाम है, हमने फाउंडेशन में पढ़े थे कैजुअल या रिग्रेशन एनालिसिस। ये भारे भारे नाम सुन के हम ना वो चैप्टर ऑप्शन में छोड़ के चले गए थे, बट यहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे। इसे हम इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ना, आपको कुछ भी मैथ्स नहीं लगेगा। एकदम ध्यान से कॉपी पेन पकड़ लो मेरे साथ, इसे समझो अच्छे से, जहां पे मैं लिखने के लिए कहूंगी आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, इतना पहले लिख लो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। दो तरह के क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग होते हैं। फर्स्ट वन इज कैजुअल रिग्रेशन एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज टाइम सीरीज एनालिसिस। अब देखो बेटे, बचपन में ये ग्राफ पढ़ा था, ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है मैम, इतना तो पता ही है हमें। ये क्या होता है? वाई एक्सिस होता है मैम। ठीक है, इतना तो पता ही है ना आपको। अब एक्स एक्सिस पे क्या आता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे क्या आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कितने टाइप के टाइप्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पे देखो, नीचे हम साथ साथ में लिखेंगे। दो तरह के वेरिएबल होते हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड है ना। नेम नहीं पता चल रहा आपको बच्चे? डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल डिपेंड है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल डिपेंड नहीं है। अब क्या चीज डिपेंड होगी किसके ऊपर? दिमाग लगाओ एक बार, सोचो क्या चीज डिपेंड हो सकती है। हम क्या चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हम मैम निकालने की कोशिश कर रहे हैं सेल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? सेल्स हो गया। अब सेल्स किसके ऊपर डिपेंड होती है? वेरियस फैक्टर्स के ऊपर सेल्स डिपेंड होती है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके क्या प्राइसेस है उस पर डिपेंड होते हैं, हमारी क्या क्वालिटी है उस पर डिपेंड होती है, क्या सीजन चल रहा है उस पर डिपेंड होती है, क्या ट्रेंड चल रहा है उस पर डिपेंड होती है, टाइम पे डिपेंड होती है। वेरियस एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारी सेल्स डिपेंड करती है।
तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास सेल्स, जिसे हमें फाइंड आउट करना है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, दो तरह के वेरिएबल हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, एक तो है टाइम और एक तो है अदर, अदर्स डिपेंडेंट वेरिएबल, अदर्स लिख लो, एक तो टाइम, टाइम आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपके पास अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैम इसे दो में क्यों डिवाइड किया गया, टाइम को अलग क्यों रखा गया और बाकियों को अलग क्यों रखा गया, क्योंकि टाइम के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा जो हम आगे समझेंगे, एक सही फॉर्मूला होगा टाइम के लिए उनके पास, इसलिए टाइम को अलग रखा एंड अदर्स वाले को उन्होंने अलग रखा। तो अगर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम है और डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, और अदर्स के केस में उसे क्या कहते हैं, कैजुअल या रेगुलेशन एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, ये दो मेथड्स आपके पास, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कैजुअल या रेगुलेशन मेथड एंड रेगुलेशन एनालिसिस। सॉरी, समझ आया आपको टाइम सीरीज एनालिसिस और कैजुअल रेगुलेशन एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है तो वो आपका किस में चला जाएगा, टाइम सीरीज एनालिसिस में चला जाएगा। ठीक है, अब आओ वापस अपने ग्राफ पे। इस पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही थी, ग्राफ पे कैसे होता था, जैसे हम बचपन में करते थे, यहाँ पे मैम हम एक पॉइंट मिल जाए ना और यहाँ पे पॉइंट मिल जाए ना, तो हम ना निकाल लेते थे ऐसे करके, और ये हमारी हो जाती थी जो हमें चीज चाहिए वो, है ना, ऐसे ही करते थे ना। मतलब क्या है अब इसका, अगर अभी सोच लो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फॉर द टाइम भी हमारे पास है प्राइस। ओके, अभी के लिए समझ लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस। हम एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज पिज्जा की। ठीक है, अगर डोमिनोज पिज्जा का प्राइस 20 रुपीज रखेंगे ना, एक पिज्जा का प्राइस, तो हमारी सेल्स होगी उस केस में 100 यूनिट्स, क्योंकि लोग 20 रुपीज पिज्जा मिल रहा है भाई, लूट मचा देंगे लोग। ठीक है, अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगी 30 रुपीज पर पिज्जा कर दूंगी, वही साइज का पिज्जा, साइज सेम है, ठीक है, सिर्फ हम एक फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज प्राइस, बाकी सभी फैक्टर्स सेम है। इसमें ये अजम्पशन होती है कि अगर आप एक फैक्टर अज्यूम कर रहे हो तो उसमें बाकी सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस और प्राइस में चेंज हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, सेम साइज का पिज्जा, सेम क्वालिटी का पिज्जा, सब कुछ सेम है, बस प्राइस 30 हो रहा है, तो उसका सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स हो जाएगी उसकी ना कम, 50 यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, तो 30 पे हमारी सेल्स हो जाएगी यहाँ पे, तो हम ये पॉइंट ऐसे करके निकालते थे, है ना, बचपन में ऐसे करते थे ना, बस वही चीजें अभी हैं, फिर हम इसे जोड़ देते थे, तो थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई है, ठीक है, फिर हम इसे ऐसे करके जोड़ देते थे और हमारे पास एक लाइन आ जाती थी। ये जो लाइन होती है ना, इसे हम कहते हैं लीनियर लाइन, मतलब ये सीधी लाइन है ना हमारे पास, लीनियर है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये होती है आपकी लीनियर लाइन होती है, एकदम स्ट्रेट चल रही है ना ऊपर से। तो ये हम बचपन में काम करते थे। क्या पढ़ा हमने अभी तक, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इतना समझ आ गया ना आपको। अब देखो बेटा, ये तो नॉर्मल था ना कि आपका सीधा स्ट्रेट चल रहा था, मतलब इतने से इतना चेंज हुआ और आपका इतना जो सेल्स है उसमें चेंज आ गया, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब सोचो अगर आपके पास डेटा ऐसे गिवन हो, लेट्स से आपके पास डेटा गिवन है, ये 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 पहले ऊपर वाली एग्जांपल पे वापस आओ जरा, एक एक चीज बतानी रह गई हूँ वो बता दूं। अभी आपको पता है कि 20 यूनिट्स पे जो मेरी सॉरी, जब 20 प्राइस होता है पिज्जा का तब मेरी 100 यूनिट्स बिकती हैं, 30 प्राइस होता है तब मेरी 50 यूनिट्स बिकती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पिज्जा का 10 प्राइस होगा, सॉरी बढ़ाते हैं ना, 10 प्राइस होगा तो आपकी, सॉरी 40 प्राइस होगा, क्यों 10 बोल रही हूँ मैं, अगर आपके पिज्जा का 40 प्राइस होगा तो आपकी कितनी यूनिट्स बिकेंगी, आप पता क्या करोगे, आप इस लाइन को बढ़ा दोगे, इस लाइन को सीधा जाने दोगे, ये लाइन जहां पे आएगी ना, ये हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी आपकी सेल्स की क्वांटिटी, यहाँ पे लेट्स से है 20 यूनिट्स है,
ऐसे कर लोगे आप, है ना, लाइन सीधी खींच के ले जाओगे, उससे आपको पता चल जाएगा। बचपन में हम ऐसे ही करते थे, लाइन सीधी करते थे, जहां पे ये क्रॉस कर रही होती थी वहां से हमें पता चल जाता था कि इतनी यूनिट सेल होगी, इसके ऊपर जहां पे आता था और हमें पता चल जाता था इतनी यूनिट सेल होगी। ये किस केस में पॉसिबल है? जब हमारे पास सीधी लाइन चल रही है ना, मतलब कि 10 यूनिट्स 10 रुपीज का फर्क आता है, यूनिट्स में कितना फर्क आता है, 50 का फर्क आ जाता है। अगर 10 रुपीज का और फर्क आ जाएगा, कितना यूनिट्स में फर्क आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, 100 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर आपको 40 प्राइस रहेगा तो आपकी 0 यूनिट्स बिकेंगे। क्या कहना चाह रही हूँ मैम, एक बार फिर से बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ मैं। आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आगे सम निकालने नहीं तो मुश्किल हो जाएंगे अगर कंसेप्ट ही नहीं समझ आएगा। एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस, एक होता है आपके पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपके क्या आते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, सेल्स, इतना तो समझ आया ही होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके पास, या तो टाइम होगा या तो आपके पास अदर्स होंगे। अभी एग्जांपल लेने के लिए मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या लिया, प्राइस लिया, ठीक है। मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी सेल्स में कितना फर्क आएगा मुझे ये बताना है। अगर मेरा प्राइस 20 रुपीज रहता है तो मेरी सेल्स होती है 150 यूनिट्स की, ठीक है। और फिर हम ऐसे करके लाइन बनाएंगे, ठीक है। अगर मेरा प्राइस 10 रुपए बढ़ जाता है, यानी कि 30 रुपीज हो जाता है, तो मेरी सेल्स होती है 50 यूनिट्स कम हो जाती है, 100 की होती है मेरी सेल्स, 100 यूनिट्स की सेल होती है। देन हम अगेन यहाँ पे ऐसे लाइन बनाते थे बचपन में, है ना, ऐसे करते थे। अब अगर आपसे कोई पूछता था कि अगर आपकी, चलो एक और लेते हैं, अगर मेरा प्राइस 40 रुपीज हो जाता है तो मेरी सेल्स हो जाती हैं 50 यूनिट्स की, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता कि अगर आपका पिज्जा का प्राइस 50 रुपीज हो जाएगा तो आपकी यूनिट्स कितनी सेल होंगी, तो इस केस में आप क्या देखोगे कि 50 चेंज हो रहा है, फिर 50 चेंज हो रहा है, मतलब 10 रुपए चेंज होने की वजह से मेरी सेल्स 50 यूनिट्स से इफेक्ट कर रही है। 10 रुपए इंक्रीज होने से मेरी सेल्स 50 यूनिट्स डिक्रीज हो रही हैं। तो अब मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे 10 रुपए इंक्रीज हुए हैं प्राइस में, तो आपकी सेल्स कितनी होगी, तो आप अब बता सकते हो ना, ट्रेंड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। आप क्या बोलोगे, 0 हो जाएगी मेरी यूनिट्स की सेल। कैसे बोलोगे, ये देखो, ये पॉइंट्स को बचपन में हम ऐसे करते थे ना, ये पॉइंट्स को मिला देते थे हम और फिर इस लाइन को लंबा खींचते थे। अब ये लाइन यहाँ पे कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, फिर हम इसे सामने लगा देते थे, जिससे हमें पता चल जाता था कितनी यूनिट्स बिकेंगी। कितनी यूनिट्स बिकेंगी आपकी, 0 यूनिट्स बिकेंगी। यहाँ पे 0 होता था और हमें पता चल जाता था 0 यूनिट्स बिकेंगी। ऐसे ही करते थे हम सब बचपन में। इतना तो पता ही ना आपको सबको, जो मैंने फटाफट से आपको रिवाइज करवा दिया है। अगर किसको नहीं भी पता होगा तो मैंने इतने इजी वे में समझाया कि आपको समझ आ गया होगा। मैम अब दिक्कत क्या है इसमें, हम अभी भी ये क्यों नहीं कर सकते, अभी आप ये नहीं कर सकते हो, पर क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखो, इसमें आपका डेटा एकदम कांस्टेंट चल रहा था, क्या चल रहा था, लीनियर चल रहा था। लीनियर चल रहा था मतलब कि एवरी 10 यूनिट, एवरी 10 रुपीज चेंज इन प्राइस, फॉर एवरी 10 रुपीज चेंज इन प्राइस आपकी यूनिट्स कैसे इफेक्ट हो रही थी, 50 यूनिट्स डिक्रीज हो रही थी आपकी, है ना। ये कांस्टेंट चल रहा था। बट अगर सोचो ऐसा हो रहा होता कि पहले अगर 10 रुपीज बढ़ा है, फर्स्ट केस में, मतलब पहली बार अगर पिज्जा वाला जो है अपना 10 रुपीज बढ़ाता है, पहले पिज्जा वाले का प्राइस था 50 रुपीज, ठीक है, एक पिज्जा का, ये पिज्जा है हमारे पास, इसका प्राइस वो लेता था 50 रुपीज। अब उसने उसका 10 रुपीज बढ़ा दिया। 10 रुपीज बढ़ाने से ना उसकी 10 यूनिट्स की सेल जो है वो डिक्रीज हो गई, बट लोगों को फिर भी पसंद आ रहा था। फिर उसने सोचा कि सिर्फ 10 यूनिट से डिक्रीज हुई है, लोग फिर भी खरीद रहे हैं, उसने ना 60 रुपीज, सेम पिज्जा का प्राइस 60 रुपीज कर लिया। बट इस बार लोगों ने कहा कि कोई ना, हम दे देंगे, 10 रुपीज और इंक्रीज किया, बट इसके यूनिट्स में सिर्फ 5 यूनिट्स का डिक्रीज हुआ, ठीक है। फिर इसने 10 रुपीज बढ़ाया अगली बार, यानी कि 70 रुपीज कर दिया,
फिर नेक्स्ट 10 रुपीज इंक्रीज के लिए इसकी यूनिट्स का कितना डिक्रीज हुआ, सिर्फ 2 यूनिट्स डिक्रीज हुई। अब आपके पास क्या लीनियर डेटा है? नहीं है। अब आप क्या बता सकते हो ये लाइन के बेस पे कि कैसे हमें सेल्स जाएंगी, हमारी कितनी सेल्स होंगी? नहीं बता सकते। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर डेटा कहते हैं। ये देखो इस बार आपका डेटा ग्राफ पे कैसे होगा, पहले था आपका डेटा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आपने क्या किया, इस लाइन को लंबा खींचा, सीधा खींचा, और यहाँ पे जो पॉइंट आया उसे अपना सेल्स बना लिया। अब आपका डेटा कैसे है, ऐसे है डेटा। अब कैसे बताओगे, अब तो लाइन कैसे भी जा रही है, ऐसे 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 जा रही है लाइन। अब कैसे करेंगे? तो इस केस में जब डेटा आपके पास ऐसा हो, नॉन लीनियर डेटा हो, उस केस में हमें अब तो चाहिए तो हमें सीधी लाइन है, सीधी लाइन की मदद से ही हम निकाल पाएंगे। तो अभी क्या करें, सीधी लाइन कहाँ से लेके आए? तो सीधी लाइन अब हम बनाएंगे। क्या करेंगे, सीधी लाइन बनाएंगे हम। ये देखो ऐसे बनेगी आपकी सीधी लाइन। अब ये लाइन बनाने का फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। और ये जो हम सीधी लाइन खुद से बनाते हैं ना, इस लाइन को क्या कहते हैं हम, रिग्रेशन लाइन। ठीक है, ये जो लाइन हमने बनाई है इस लाइन का नेम क्या है, रिग्रेशन लाइन। और ये लाइन को बनाने के लिए जो मेथड यूज हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट स्क्वेयर मेथड कहते हैं। अब मैम इस मेथड का नाम लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्यों, मैं आपको ये भी बताऊंगी इस मेथड का नाम लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्यों पड़ा। देखो बेटे, अब ये था हमारा एक्चुअल पॉइंट, ये हमने बनाया नकली पॉइंट, ये हमने बनाया नकली पॉइंट, है ना। तो ये डिफरेंस आ रहा है ना, हमने ये खुद से पॉइंट बनाया है आगे की सेल्स फोरकास्ट करने के लिए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा होता है ना, इसे क्या कहते हैं, रेसिड्यू, या फिर एरर, या फिर आउटलायर्स। ठीक है, 3 तरह के नाम होते हैं। ये जो डिफरेंस आ रहा होता है इसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू, मतलब बचा हुआ, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ, ये डिफरेंस बचा हुआ। एरर है, आपने ये नकली लिया खुद से बनाया, असली तो ये था, इसे आप एरर कहते हो या फिर आउटलेयर्स कहते हो। अब इस मेथड का नाम लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्यों है, ये जो लाइन लगती है इसे हम क्यों कह रहे हैं कि ये लीस्ट स्क्वेयर मेथड से लगेगी, इसका नाम क्यों पड़ा लीस्ट स्क्वेयर मेथड? तो इसका नाम लीस्ट स्क्वेयर मेथड इसलिए पड़ा, लीस्ट मतलब कम से कम करना। अब आपको क्या चाहिए, ये जो आप अपनी एस्टिमेटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये लाइन में कम से कम एरर हो, है ना, ये वाले एरर कम से कम हो। मतलब कि ये मेरा, ये पॉइंट है मेरे रियल वाले, और मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, आप क्या चाहोगे कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो एरर है ना, ये कम से कम हो, ताकि मैं एक्चुअल डिमांड फोरकास्ट करूं, जितनी हो सके उतनी एक्चुअल डिमांड फोरकास्ट कर सकूं। यू वांट कि ये एरर, ये रेसिड्यू, ये आउटलायर्स कम से कम हो। तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, लीस्ट। कम से कम करना चाहते हैं, जितने भी ये एरर्स का टोटल है ना, ये इसका, 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 ये जितने भी एरर्स का टोटल है ना, आप इसको कम से कम करना चाहते हो, इसलिए इसका नाम है लीस्ट। अब मैम फिर स्क्वायर क्यों डाला? अब देखो ये क्या है, नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है, मतलब कि इतना था, हम इसे नीचे लेके जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करोगे, माइनस को हटाने के लिए जब आप माइनस का स्क्वायर करते हो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है ना माइनस का स्क्वायर, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्क्वायर, ताकि जितने भी माइनस है ना वो हट जाएंगे। मैम माइनस हटाने क्यों है? अब देखो अगर कुछ वैल्यूज प्लस में है, कुछ वैल्यूज माइनस है, प्लस माइनस होके एडजस्ट होके वो कम वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें माइनस हटाने हैं ताकि हम एरर्स का रियल टोटल ले सकें, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या बोला मैंने, बस फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने बोला कि अगर हमारे पास लीनियर डेटा नहीं है, यानी कि ऐसा वाला डेटा नहीं है, तो उसे हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो हम उसमें बीच में खुद से लाइन खींचते हैं ना, ये वाली लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन। और ये लाइन खींची कैसे जाती है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से खींची जाती है ये लाइन। अब ये मेथड के क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे यूज होना है, वो सब हम देखेंगे। उससे पहले ये जो हमने लिखा है ना, इसे मैं सही सही करके लिखवा दूं, या फिर ऐसा करते हैं, ये सब आपको सही सही करके नोट्स में मिल ही जाएगा, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।
सीधे अपना आगे का पढ़ते हैं। नोट्स में आपको सब कुछ ये एकदम सही पैटर्न में जैसे पढ़ना है वैसे मिल जाएगा। ये अभी मेरे को समझाने के लिए आपको ऐसे लिखवा रही हूँ, ठीक है। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड्स के क्या फॉर्मूला है, ये जो हमें पता तो चल गया कि मेथड यूज होता है रेग्रेशन लाइन बनाने के लिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है। और हमें मतलब भी पता चल गया कि इस लीस्ट स्क्वायर मेथड का नाम लीस्ट स्क्वायर मेथड आखिरकार पढ़ा क्यों। अब हम देखेंगे कि इस मेथड में क्या होता है, क्या फॉर्मूलाज हैं। तो इस मेथड की जो इक्वेशन है वो लिखो आप सब मेरे साथ। y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। बहुत से बच्चों ने ये पहले पढ़ी भी होगी ये इक्वेशन, फाउंडेशन में या फिर 10th में या +2 में जिसने मैथ्स किया होगा उसने पढ़ी होगी। जिसने नहीं पढ़ी है, आई एम कंसिडरिंग कि मेरे पास सारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, मैथ्स तो वैसे सबको बड़ा बोरिंग सा लगता है, डेंजरस सा लगता है, तो नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। क्या इक्वेशन है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड की, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। y मतलब आपका, y मतलब क्या, ऊपर देख के आए, y एक्सिस पे क्या था आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या था डिपेंडेंट वेरिएबल आपका, सेल्स। x मतलब क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन से होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैनी ऑफ द मैनी मैनी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब कि टाइम हो सकता है आपका, कितने सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे। ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब मैम ये m और ये b क्या चीज है, ये हमें बताओ। ये m और ये b यूज होते हैं वो लाइन ड्रॉ करने के लिए। सेल्स और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ठीक है, ये तो हमें चाहिए ही, बट अब ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है, उसके लिए ये m और b यूज होते हैं। अब m क्या होता है, m मीन्स स्लोप। ये जो लाइन ड्रॉ की है ना मैंने, इसे हम कहते हैं m। m मतलब स्लोप जो आपका, दैट मीन्स for change in a unit of x, how much change in y। मतलब कि x की अगर एक यूनिट चेंज होती है तो उससे y में कितना फर्क पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर देख रहे थे ना अपने लीस्ट वाले में, अगर x की x की 10 रुपीज, मतलब कि आपका जो प्राइस है वो 10 रुपीज इंक्रीज होता है, तो y में मेरा 50 यूनिट का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि अगर 10 रुपीज इंक्रीज होता है तो 50 यूनिट डिक्रीज होती है। अब m का मतलब क्या है कि अगर आपकी x की एक यूनिट में जो फर्क पड़ता है ना, x का एक में फर्क पड़ना y में कितना इफेक्ट करता है, वो होता है आपका m, यानी कि स्लोप। नेक्स्ट है आपका b। b मतलब कि इंटरसेप्ट पॉइंट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पे ये जो आपका स्लोप है ये इससे आपकी ये y एक्सिस को कट करता है ना, इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट पॉइंट, यानी कि आपका b, ठीक है। जहां पे आपका स्लोप y एक्सिस को कट करता है वो आपका होता है इंटरसेप्ट पॉइंट। अब बेटा जी देखो, अगर आपके पास ऐसे एक ग्राफ है, ठीक है, आपको अब लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको बता दे, अगर आपको कोई इंसान बता दे कि आपको इतना एंगल रखना है, लेट्स से 120 डिग्री का एंगल रखना है आपको, और जो आपका स्लोप है यानी कि जो लाइन है वो कैसी रहेगी, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना, है ना। अगर आपको पता है कि आपकी स्लोप कैसी रहेगी और एंगल कितना रहेगा तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो वही है, ये जो है ये है आपका इंटरसेप्ट जो कि है आपका बी, और ये जो है ये आपका एम यानी कि स्लोप, ठीक है। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, अपनी रेगुलेशन लाइन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैम ये m और b फाइंड आउट कैसे होंगे, यही तो मेन खेल है, b और m फाइंड आउट करना। बाकी तो सब बहुत इजी है, इक्वेशन में वैल्यूज डालो और आपका y निकल आएगा। सेल्स निकालनी है ना, y निकालनी है तो सेल्स निकल आएगी, बस ये m x और b की वैल्यू डालनी है। बट m और b कैसे निकलेगा, वही मेन गेम है। उससे पहले का अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ आया ना,
सारी टर्मिनोलॉजी समझ आई ना, लॉजिक समझ आया ना कि लीस्ट स्क्वायर मेथड क्यों है, रेग्रेशन लाइन का मतलब क्या है, क्यों है, सब कुछ समझ आया, सब चीजों के आंसर मिले आपको। अब हम देखेंगे कि अपना b और m कैसे निकालें। फिर से एक बार मेरे साथ इक्वेशन लिखो, y इक्वल्स टू mx प्लस b। ठीक है, y इक्वल्स टू सेल्स, x इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m equals to slope and b equals to intercept point। m का फॉर्मूला क्या है, y बार माइनस b x बार। ठीक है, और b का फॉर्मूला क्या है आपके पास, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, अब ये क्या आ गया मैम, कोवेरिएंस, वेरिएंस, y बार x बार, ये सब क्या है, इसे एकदम डिटेल में हम एक्सप्लेन करके सब कुछ समझेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आपको मेरे साथ अच्छे से समझना है, पूरे कंसंट्रेट के साथ समझना है, सब समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले y बार क्या होता है, y बार इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। करते आए ना, ये तो मीन था, मीन कैसे निकालते थे, जितने भी टोटल होता था उसका टोटल मारते थे, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती थी बाय डिवाइड कर देते थे, ये तो बचपन से करते आए हैं, मतलब कि जैसे हमें डेटा दे रखा है 10 20 30 40, हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, 100 आ गया इसका टोटल। ठीक है, अब 100 डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, 100 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, y बार, है ना, तो यही होता था आपका y बार। वैसे ही x बार निकल जाएगा, y मतलब कि सेल्स, यहाँ पे आपको सेल्स का सबमिशन करके डिवाइडेड बाय n से कर देना, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर देना है, और x बार में आपको आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेना है, सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बाकी x तो आपको पता ही है, इसमें भी n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये तो सिंपल है मैम, हमें निकालना तो बहुत सिंपल है, हमें y बार भी निकाल लेंगे, x बार भी निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, हमें निकालना तो बहुत इजी है। अब देखो b की वैल्यू कैसे निकलती है, b की वैल्यू कैसे निकलती है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ x, आपको वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा ना, कोवेरिएंस का फॉर्मूला मैं आपको याद करवा दूंगी, मतलब एकदम ऐसा लॉजिक बिठाऊंगी ना कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको जस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आना चाहिए। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, जो हमने अपना फाउंडेशन में भी पढ़ा है, +2 में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है ना, फाउंडेशन में चलो नहीं पढ़ा होगा बताते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। इसे दूसरे वे में हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसे तोड़ के कैसे लिखते हैं, अच्छे वे में कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बोल रहा है ना, अब x बार कैसे निकलता है, x डिवाइडेड बाय n, सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n करके आपका x बार निकलता है, तो इसे हम कैसे तोड़ देंगे, सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे आपको x का लेना है स्क्वायर, क्यों लेना है, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका भी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दिया ना, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया ना, मतलब जब आप इसे तोड़ रहे हो इसे आप अलग निकाल दो, एक्स स्क्वायर कर दो, इसे अलग निकाल दो, एक्स बार स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसके बाद था नीचे n, अब n को आप अब क्या करेंगे मैम, क्या n दोनों के नीचे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे दोनों के नीचे, x बार का मतलब क्या होता है, सबमिशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू x बार होता है ना, तो x बार के नीचे n क्यों लिखेंगे, इसके नीचे n लिखेंगे, तो सबमिशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार स्क्वायर। ठीक है,
डेरिवेशन समझ आई है? इसका जो सेकंड हमने बनाया है, मतलब जो दूसरा फॉर्मूला है इसका, कैसे है? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। समझ आया? ये दो फॉर्मूला होते हैं, हमें जो ज्यादा यूज करना है अपने समझ में, वो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये हमें ज्यादा यूज करना है अपने सम्स में, क्योंकि इससे सम्स निकालना इजी होता है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सम्स निकालना, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला फॉर्मूला को कैसे तोड़ते हैं। आपको जस्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। फिर से बोलो, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया ना, कोवेरिएंस का फॉर्मूला तो अपने आप ही आ जाएगा। देखो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना है हमें। अब मेरे को सबसे पहले बताओ कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस मतलब जो डिफरेंस आए, दो चीजों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वेरिएंस। अब वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब दो एक्स के बीच का हमें वेरिएंस लेना था, एक ही वेरिएबल के बीच का वेरिएंस लेना था, मतलब दोनों ही एक्स के बीच का वेरिएंस लेना था, दोनों ही हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का वेरिएंस लेना था। तो वो होता है आपका वेरिएंस, यानी कि हमने एक्स और एक्स बार के बीच में वेरिएंस लिया, दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोवेरिएंस मतलब क्या? दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में हमें वेरिएंस लेना है। कौन? कोवेरिएंस का मतलब क्या? दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में वेरिएंस, मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। अब दो डिफरेंट वेरिएबल आपके पास कौन से हैं? एक्स एंड वाई। ठीक है, अब मेरे को बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? ऊपर वाला सबसे पहले देखते हैं, सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। कोवेरिएंस में क्या हो जाएगा? आपको एक्स और वाई का लेना है ना, एक बार इसे तोड़ के लिखो, इस वाले फॉर्मूला को तोड़ के लिखते हैं हम। सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। क्या लिखा मैम? ये ऊपर वाला वेरिएंस का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया, ये देखो, सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, वही किया नीचे यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, वेरिएंस ऑफ एक्स का। अब इसे एक बार ना तोड़ के लिखते हैं हम। इसे तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर में ना एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे तोड़ के। अभी कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस हमें लेना है। तो ये कैसे निकलेगा आपके एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस? अब जहां पे भी, अब वेरिएंस में तो एक्स एक्स का हम डिफरेंस ले रहे थे ना, कोवेरिएंस में एक्स और वाई का डिफरेंस लेंगे। तो ये आपकी डेरिवेशन कैसे हो जाएगी? देखो, पहले एक्स माइनस एक्स बार का ले लेंगे डिफरेंस यार, देन हम ले लेंगे y माइनस y बार का डिफरेंस ले लेंगे। समझ आई? तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे सबमिशन का एक साइन लग जाएगा, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार और y माइनस y बार, ये हो गया आपका कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कोवेरिएंस का? यहीं पे देखते हैं। ये देखो, दूसरा वेरिएंस क्या था आपका, सॉरी दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका वेरिएंस का? सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, यही था। मैंने आपको डेरिवेशन भी समझाई इसकी। अब इसे अगर तोड़ने की हम कोशिश करें तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये देखना, जैसे फर्स्ट वाले फॉर्मूला को हमने ब्रेक किया ना, हमें पता चल गया कहाँ पे एक्स एक्स है, और उसके जगह पे हमने एक्स वाई ले लिया, क्योंकि कोवेरिएंस मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस हमें लेना है। और अभी इस केस में कैसे हो जाएगा? अभी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है ना, एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन कर दो, स्क्वायर को खोल दो बस। यहाँ पे भी हमने क्या किया? स्क्वायर को खोल दिया है। यहाँ पे कैसे कर दो? एक्स बार इंटू एक्स बार आ जाएगा, है ना? यही फॉर्मूला है ना, इसे अगर हम स्क्वायर को खोल के लिख दे तो ऐसे ही होता है। अब हमें पता चल गया कहाँ पे दो दो एक्स है, अब एक्स के साथ वाई को कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? ये देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका,
एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार, ये बनता आपका कोवेरियंस का सेकंड फॉर्मूला। अब मेन वाला कौन सा हमें याद रखना है? ऑफ कोर्स ये वाला हमें याद रखना है। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे आपके कोवेरियंस के फॉर्मूला भी हो गए एंड वेरिएंस के फॉर्मूला भी हो गए। अब मैंने आपको डेरिवेशन भी सिखा दी, मतलब कि कोवेरियंस का फॉर्मूला कैसे निकला है, यही लॉजिक है कोवेरियंस के फॉर्मूले के पीछे। अगर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला आता है ना, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, अगर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला आता है तो कोवेरियंस का फॉर्मूला आपके लिए बहुत इजी है। सिर्फ आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। अभी मैं, ये तो ऊपर डेरिवेशन है ना, अभी आप नीचे ना कॉपी पे साफ साफ लिख लो जो आपको दो मेन फॉर्मूलाज याद रखने हैं। सबसे पहले वेरिएंस ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला है? जल्दी जल्दी बिना देखे लिखना आपको। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपको याद रखना है कोवेरियंस एक्स एंड वाई का। इसका क्या फॉर्मूला है? समीशन ऑफ एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, ये दो मेन फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और आपके यहाँ से सम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस ये दो मेन आप फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। जिसको सिर्फ याद रखने नहीं समझ आता है, जिसको मैंने मतलब समझाया तो बहुत अच्छा मैंने, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप इसे लर्न कर सकते हो, ये दो फॉर्मूला को। अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, आपको तो सारे फॉर्मूला समझ में आ गए, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। बस वेरिएंस का फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद कोवेरिएंस का अपने आप बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा, जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसका बेसिक बेसिक समझा कि क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है, रेग्रेशन लाइन क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, और हमने देखा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। अब कल की क्लास में इन फॉर्मूलाज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगी। मतलब हम कल की क्लास में अपने मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम कल की क्लास में से प्रैक्टिस करेंगे। और कल ये क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग की चैप्टर हमारा कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बेटा कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबको बताओ ना कि चैनल पे क्लासेस चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है और इतनी अच्छी क्लासेस चल रही है। कौन सिखाएगा ऐसे डेरिवेशन आपको? हम तो क्या करते थे, रट्टा मारते थे और पेपर कराते थे ऑपरेशन मैनेजमेंट का, फिर अगर क्वेश्चन ट्रिकी आ गया बस वहीं पे गए। कल की क्लास में आपको डिफरेंस समझ आएगा, ये क्लास क्यों देखनी चाहिए आपको, क्यों लॉजिक के साथ पढ़ना चाहिए। कल मैं आपको ना ऐसा क्वेश्चन कल दिखाने वाली हूँ ना जो पेपर में आया है, बच्चों को हिला के रख दिया था उस क्वेश्चन ने। कल मैं आपको वो दिखाऊंगी, देन आपको समझ आएगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना चाहिए, वो भी एक समझने वाला सब्जेक्ट है। तो फटाफट इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।